साल 1996। बियर ग्रिल्स 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सामने प्लेन के दरवाजे पर रेड लाइट ऑन थी। तभी अचानक से लाइट ग्रीन हो जाती है। एक आदमी प्लेन का दरवाजा खोलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, गो गो गो। एक एक करके बियर के सारे फ्रेंड्स नीचे जंप कर जाते हैं। बियर थोड़े स्ट्रेस में थे और उनके पैरों में क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बट फिर भी बियर नीचे देखते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और एंड में वो भी अपने पैराशूट के साथ नीचे जंप कर देते हैं। 1996 में बियर अपने आर्मी के फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और जिम्बाब्वे में वो स्काई डाइविंग करने आए थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट तभी बियर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरे थे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट। कुछ ही सेकंड्स के बाद बियर जमीन में सिर्फ 3,000 फीट पर ऊपर होते और फाइनली वो अपना पैराशूट ओपन करते। बट पैराशूट खोलने के बाद भी बियर की स्पीड कम नहीं होती और वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने मन ही मन सोचा, मेरी नीचे गिरने की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, ये तो बहुत अजीब है। तभी बियर की नजर ऊपर अपने पैराशूट पर जाती है और ऊपर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह पैनिक में आ जाते हैं। बियर का पैराशूट हवा में ठीक से नहीं खुला था और इसकी रस्सियां पूरी तरीके से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की स्पीड कम नहीं हो रही थी और वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने पैराशूट को सीधा करना चाहा, बट उसमें वो फेल हो गए। नीचे की जमीन अब उन्हें साफ साफ दिख रही थी और कुछ ही सेकंड्स में बियर नीचे क्रैश करने वाले थे। बियर अब और डर गए थे, वो जमीन के काफी पास थे। उन्होंने अपना रिजर्व पैराशूट ओपन करना चाहा, बट अब तक काफी देर हो चुकी थी। 16,000 फीट की ऊंचाई से बियर सीधे नीचे जमीन पर क्रैश हो गए। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन से एक पुतले की तरह बाउंस होकर दूर जाके गिरे और उनके चारों तरफ मिट्टी के धुएं का बादल सा बन गया। बियर डायरेक्टली अपनी पीठ पर गिरे थे और ये क्रैश इतना तेज था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर पत्थर घुसा दिया। बियर ने खड़े होने की कोशिश करी, पर दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पर ठीक से रेंग भी नहीं पा रहे थे। बियर दर्द से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर उनके चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। कुछ घंटों के बाद बियर के फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। एक कार में उन्हें डाला जाता है और उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बियर कहते हैं कि मेरी दर्द इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं दर्द से छटपटा रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने में डॉक्टर ने जब मुझे इंजेक्शन लगाया तब जाकर ये दर्द कम हुआ। अगली बार जब बियर को होश आया तो वो एयरपोर्ट के रनवे में थे। उन्हें स्ट्रेचर में लेटाकर वापस फ्लाइट से यूके भेजा जा रहा था। बियर बिल्कुल अकेले थे और फ्लाइट में बार बार वो रोकर खुद को कोस रहे थे, अपने आप को देख बियर, अपने आप को देख, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। वापस यूके पहुंचते ही बियर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उनका एक्सरे होता है और डॉक्टर उनसे आके कहते हैं, बियर तुम्हारे स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई। बियर, पर डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, क्या मैं फिर से चल पाऊंगा, बताइए ना। पर डॉक्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बियर से कहा, देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी सर्जरी करना भी अभी पॉसिबल नहीं, बेस्ट यही होगा कि हम वेट करें और तुम्हें रिकवर होने दें। बियर पैरालाइज्ड होते होते बचे थे। बियर की बैक को सपोर्ट करने के लिए मेटल का एक बहुत बड़ा ब्रेस लगाया गया। दर्द इतना ज्यादा था कि बेड से 1 इंच हिलना भी बियर के लिए मुश्किल था। एक्सीडेंट के 60 दिन बाद भी बियर उसी तरह बेड पर पड़े हुए थे। बियर बार बार उस सीन को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे और खुद को कह रहे थे, तू कितना बड़ा गधा है, पैनिक करने की जगह तू पैराशूट को धीरे से लैंड कर सकता था या फिर टाइम पर रिजर्व पैराशूट खोल सकता था। एक्सीडेंट के 90 दिनों के बाद बियर हॉस्पिटल से घर आ गए, बट अभी भी उनकी हालत सेम थी। बियर बेड में पड़े पड़े यही सोच रहे थे, क्या मैं वापस से आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा, क्या मैं वापस से चल भी पाऊंगा कि नहीं। तभी उनकी नजर उनकी दीवार पर लगे माउंट एवरेस्ट की एक फोटो पर लगी। बियर और उनके पिता का हमेशा से सपना था कि माउंट एवरेस्ट को वो क्लाइंब करें, बट बियर एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, इवन खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। बट तभी बियर ने कुछ ऐसा कर दिया जो खुद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पीठ पर मेटल ब्रेस लगे होने के बावजूद बियर अपने बेड से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते फोटो तक पहुंचे, उसे वॉल से उतारा और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना सिर्फ वापस पैरों पर चलकर दिखाऊंगा, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब करूंगा। बट ये टारगेट बियर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ब्रिटिश आर्मी ने तब तक एवरेस्ट पर कई मिशन भेजे थे और उनमें से सिर्फ एक मिशन ही सक्सेसफुल हुआ था। और इवन कि जो माउंटेनियर सक्सेसफुल भी हुए थे वो भी किसी तरह मरते मरते बचे थे। और इवन इस जर्नी में इन लोगों को अपने हाथ पैर की उंगलियां तक कटवानी पड़ती थी। बट इसके बाद भी बियर ने डिसाइड किया कि वो अपने और अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। एक्सीडेंट के पूरे 8 महीने और कई हफ्तों तक बेड में पड़े रहने के बाद बियर वापस से रिकवर होना शुरू हो गए। बट तभी बियर को एक और झटका लगा। रिकवर होने के बाद बियर वापस से अपने आर्मी रेजिमेंट में जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि बियर अनफॉर्चुनेटली अब से तुम पैराशूट जंप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्पाइन वापस से इंजर्ड हो सकती है, ना ही तुम पीठ पर ज्यादा वेट उठा सकते हो। बियर समझ गए थे कि इस इंजरी के साथ अब वो आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो रेजिमेंट के कर्नल के पास गए और उनसे कहा, सर मेरा आर्मी में रहने का अब कोई मतलब नहीं है, इस इंजरी के साथ मैं हार्डली यहाँ कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए रिजाइन करना ही सही रहेगा। बियर ने आर्मी से तो रिजाइन कर दिया, बट अब उनके पास ना कोई जॉब थी
और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट ट्रिप के लिए जो लाखों रुपए उन्हें चाहिए थे वो भी उनके पास नहीं थे। बियर के लिए माउंट एवरेस्ट इस वक्त डू और डाई मिशन बन चुका था। उनके सामने 2 सिनेरियो थे। सिनेरियो 1, अगर वो इसे सक्सेसफुली क्लाइंब करते हैं तो वो ये करने वाले ना सिर्फ ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन होंगे बल्कि साथ में उन्हें कहीं स्पॉन्सरशिप या जॉब भी मिलेगी। सिनेरियो 2, दूसरी तरफ बियर के लिए फेल होने के 2 ही मतलब थे, या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक माउंटेन पर उनकी डेथ हो या फिर पूरी लाइफ बिना किसी जॉब, बिना किसी क्वालिफिकेशन के रहना और पूरी लाइफ एक फेलियर कहलाना। बियर के एक आर्मी के फ्रेंड अपनी टीम के साथ एवरेस्ट पर जा रहे थे। बियर ने चुपचाप ये टीम ज्वाइन कर ली और अपने मिशन के लिए वो रेडी हो गए। बट अभी भी उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एवरेस्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का खर्चा आता था और इतने पैसे बियर के पास नहीं थे। अगले 1 महीने तक उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके, बट हर जगह से वो रिजेक्ट हो गए। बट इसके बाद भी बियर ने हार नहीं मानी। एक के बाद एक 23 चिट्ठियां उन्होंने वर्जिन ग्रुप के ओनर सर रिचर्ड ब्रैंसन को भेजी, जो कि खुद इस तरीके के एडवेंचरर मिशन करते रहते थे। पर इसका जवाब उन्हें रिचर्ड ब्रैंसन से नहीं मिला। तो बियर ने डिसाइड किया कि मैं खुद सर रिचर्ड के पास जाऊंगा और उनको अपना प्रपोजल सुनाऊंगा। बियर ने सर रिचर्ड का एड्रेस निकाला, ठंड में रात 8 बजे उनके घर गए और वहां पर डांट खाने के बाद भी किसी तरीके से उन्होंने उनके सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी पकड़ा दी। बट इतनी मेहनत के बाद भी बियर को सर रिचर्ड का कोई रिप्लाई नहीं मिला। बियर अपने ड्रीम को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते थे और तभी हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्हें अचानक से रोड पर साइकिल चलाते हुए एक कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लैंगडन एंड एवरेस्ट। बियर बिना कुछ सोचे अपने साइकिल से उतरे, कंपनी ऑफिस के अंदर गए और वहां की सेक्रेटरी से जाकर कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिए प्लीज। काफी देर तक उस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर को सीईओ के ऑफिस ले जाया गया, जहां 2 लोगों ने उनके प्रपोजल को ध्यान से सुना और सरप्राइजिंगली बियर के पैशन और ड्रीम्स को देख के उन्होंने बियर की स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सैकड़ों लेटर्स और रिजेक्शन के बाद फाइनली बियर अब एवरेस्ट में जाने के लिए रेडी थे। बट अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी और उनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। 1996 में ही खराब मौसम के कारण 8 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी जान गंवा दी थी और ये एवरेस्ट पर तब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। बट इसके बावजूद बियर और उनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और अपने एक्सीडेंट के पूरे 18 महीने बाद मार्च 1998 में बियर अपनी टीम के साथ एवरेस्ट के बेस कैंप में थे। ऊपर कई हजार फीट की दीवार उनके सामने थी। ऊपर से 1998 में एवरेस्ट में डेथ रेशियो 6:1 था, यानी एवरेस्ट में टॉप पर पहुंचने वाले हर 7 इंसान में से एक आदमी की वहां पर डेथ हो रही थी। एवरेस्ट पर पहुंचते ही बियर के टीम लीडर ने उनको डायरेक्शंस दी, हम लोग हर रोज 10 से 11 घंटे की चढ़ाई करेंगे और वापस बेस कैंप पर आएंगे ताकि हम यहाँ की कंडीशन से यूज्ड टू हो जाए। 7 अप्रैल 1998 को बियर ने अपनी टीम मेट्स नीमा और मिक के साथ पहली बार एवरेस्ट को क्लाइंब करना स्टार्ट किया। उनका टारगेट था बेस कैंप से निकलकर ऊपर कैंप 1 तक जाना और वापस से बेस कैंप लौटना। बट जैसे ही बियर और उनकी टीम कैंप 1 के पास पहुंचती है, उन्होंने देखा कि वहां ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियां और रस्सियां डैमेज हो गई और उनका कैंप 1 में वापस आना अब इम्पॉसिबल था। बियर की टीम ने डिसाइड किया कि वो अब वापस बेस कैंप लौट जाएंगे और धीरे धीरे वो सभी नीचे उतरने लगे। कई घंटों तक चलने के बाद बियर काफी ज्यादा थक चुके थे और वो जल्द से जल्द बेस कैंप जाकर रेस्ट करना चाहते थे। बट तभी बियर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने दोबारा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपनी टीम में बियर सबसे आगे चल रहे थे और उनके 2 टीममेट्स उनके पीछे थे। तभी जिस बर्फ पर बियर चल रहे थे उसमें से उन्हें कुछ आवाज आई। बियर ने नीचे देखा तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही थी। बियर डर से बिल्कुल सुन पड़ गए और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, नीचे बर्फ में एक और बड़ा क्रैक हुआ और बूम, अगले ही सेकंड बियर नीचे गड्ढे में गिर गए। ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि बियर को नीचे कई हजार मीटर तक भी इसका एंड नहीं दिख रहा था। बियर गड्ढे की दोनों तरफ की वॉल से टकराकर नीचे गिर रहे थे, बट तभी एक झटके के साथ वो गड्ढे के बीचों बीच रुक गए। बियर की बॉडी एक पतली सी रस्सी से अटैच थी, जिसके चलते वो पूरी तरह नीचे जाने से बच गए थे। बट उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो पतली रस्सी उन्हें कुछ ही सेकंड तक रोक सकती थी और बियर को इतनी चोटें आई थी कि कुछ सेकंड तक वो बेहोश हो गए। बियर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, नीमा, मिक, मुझे बचाओ, जल्दी करो। बियर को ऊपर सिर्फ थोड़ी सी लाइट दिख रही थी और उनके नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। बियर को पता था कि उनके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स हैं, जिसके बाद ये रस्सी टूट जाएगी। बियर ने अपने पैर वॉल में फंसाने की कोशिश करी, बट बर्फ में उनका पैर बार बार फिसल रहा था। किसी भी सेकंड उनकी रस्सी टूट सकती थी। बट तभी बियर को फील हुआ कि कोई उन्हें ऊपर खींच रहा है। बियर, हम यही हैं, जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करो। बियर ने ऊपर देखा। ऊपर मिक और नीमा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों बियर को खींचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार बियर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से गड्ढे की दीवारों का सपोर्ट लिया और उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसकी मदद से वो धीरे धीरे ऊपर आ गए।
जिसके बाद नीमा और मिक ने उन्हें गड्ढे से बाहर खींच लिया। गड्ढे से बाहर निकलते ही बियर जमीन पर लेट गए और जोर जोर से कांपने लगे। इस वक्त बियर सिर्फ 23 साल के थे और ये दूसरी बार था जब वो मरते मरते बचे थे। बियर इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो कांपने लगे और 2 घंटे बाद जब उन्हें वापस बेस कैंप लाया गया तो बियर का कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। उनकी एल्बो एक टेनिस बॉल की तरह फूली हुई थी और इसमें उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करने के लिए कहा। बियर डरे हुए थे, उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद से कह रहे थे बड़े गोल्स के रास्ते में चैलेंजेस आते ही रहते हैं और आगे जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बियर ने वापस ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो कैंप 1 पर पहुंचे, फिर कुछ दिनों के बाद कैंप 2 पर और फाइनली उससे भी ऊपर कैंप 3 तक वो पहुंच गए। बियर अब एवरेस्ट को समझ चुके थे और अपने फाइनल अटेम्प्ट में वो बेस कैंप से सीधा ऊपर जाने के लिए रेडी थे। बट तभी उनके सामने एक नहीं 2 और बड़ी मुश्किलें आई। कैंप 3 पहुंचने की अगली ही सुबह बियर बुरे तरीके से बीमार हो गए। वो बार बार उल्टियां कर रहे थे और उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बेस कैंप में डॉक्टर्स ने बियर से कहा, बियर तुम्हें बहुत ही सीरियस चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, अभी तुम एवरेस्ट के टॉप पर नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करना होगा। बट बियर के पास टाइम कम था और कुछ ही दिनों में उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। बट बियर चाहते हुए भी अब एवरेस्ट समिट पर नहीं पहुंच सकते थे। कुछ दिनों बाद बियर जैसे ही ठीक होने लगे तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली। अगले कुछ ही दिनों में एवरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बियर अभी बीमार थे और उनके पास टाइम काफी कम था। उस दिन पूरी रात बियर ग्रिल्स प्रार्थना करते रहे, प्लीज भगवान मुझे एक चांस दे दो, मुझे जल्दी ठीक कर दो प्लीज। तूफान माउंटेन के पास आ चुका था और बियर सिर्फ उस पहाड़ को देख रहे थे कि तभी उन्हें खबर मिली, बियर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, आखिरी मूवमेंट में तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया है, हमारे पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, क्या तुम रेडी हो? ये हमारा लास्ट चांस हो सकता है। हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले ही दिन बियर सुबह 10 बजे उठे और उन्होंने अपने फाइनल मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बीमारी की वजह से बियर थोड़ा वीक महसूस कर रहे थे, बट मौसम ठीक होने की वजह से उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी इस मिशन में लगा दी और सिर्फ 5.5 घंटे में ही वो कैंप 3 में पहुंच गए। बियर बार बार खुद से कह रहे थे, पेशेंस रख, इस बार कोई गलती मत करिए, पेशेंस से काम ले, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सिर्फ अपने अगले स्टेप पर ध्यान दे, तुझे टॉप पर पहुंचना ही होगा। बियर ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर के बाद वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसे एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन इतना कम होता है कि यहाँ सिर्फ कुछ ही देर रहने से इंसान की मौत तक हो सकती है और एवरेस्ट पर ज्यादातर लोगों की डेथ भी यही होती है। बियर के आसपास कई सारी डेड बॉडीज पड़ी थी जिनकी कुछ साल पहले यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। बियर को अंदर से डर लग रहा था, उनका माइंड बार बार डेथ जोन के खतरे पर डाइवर्ट हो रहा था। अगले 24 घंटे में वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले थे, बट बियर खुद से कह रहे थे, देयर इज नो प्लान बी। बियर और उनकी टीम ने रात तक वेट किया और टॉप पर पहुंचने के लिए उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। बियर थके हुए थे और ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका चलना मुश्किल हो रहा था। 17 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनली वो अब टॉप से सिर्फ 400 फीट दूर थे। बियर से पहले सिर्फ 30 ब्रिटिशर्स ही यहाँ तक पहुंच पाए थे और इस मोटिवेशन के साथ और अपने पहले एक्सीडेंट के 18 महीने के बाद बियर दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले माउंटेन पर चढ़ चुके थे। सिर्फ 23 साल की एज में बियर ग्रिल्स तब एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट ब्रिटिशर थे और उन्होंने इम्पॉसिबल पॉसिबल करके दिखाया था।